अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। साबौर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले की खास झलकियां। टमाटर की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक रोपाई तकनीक। किसानों के बीच कृषि की नई नई तकनीकों को पहुंचाने के लिए समय समय पर राज्य शासन और कृषि विभाग किसान मेले और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता ही रहता है, जिनकी कुछ खास जानकारियों को हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसी के तहत आज हम साबौर कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित किसान मेले की कुछ खास जानकारियां आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखें और इसका लाभ उठाएं। किसानों तक कृषि की नई नई उन्नत तकनीकियों को पहुंचाने के लिए साबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और किसान मेले का लुत्फ उठाया। इस मेले में किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई विधियों से अवगत कराया गया। इस मेले में उपस्थित भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार ने किसानों को फसल की कटाई के बाद अवशेषों को जलाने के दुष्प्रभाव के बारे में बताया। साथ ही इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। मैं किसान भाइयों को इस फसल अवशेष के प्रबंधन की बात करना चाहूँगा कि फसल अवशेष का प्रबंधन कैसे करें। सबसे पहले किसान भाई आज की डेट में करते क्या हैं, फसल अवशेष को जला देते हैं। जलाने से सबसे बड़ा जो पहला नुकसान होता है, हरितगृह गैसों का उत्सर्जन होता है, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। दूसरी स्थिति यह है कि इसके जलाने के बाद जो सूक्ष्म जीवों की संख्या है, अगर हम बात करें तो 1 ग्राम मिट्टी में करीब 1 अरब बैक्टीरिया होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया को खाने के लिए भोजन चाहिए और भोजन को उनका मुख्य स्रोत है कार्बन, और कार्बन मिलता है उनको फसल के अवशेषों से, और फसल के अवशेष को किसान भाई जला देते हैं तो सूक्ष्म जीवों का भोजन नहीं मिलता है और ये सूक्ष्म जीव अपना काम करना बंद कर देते हैं। तीसरी चीज़ है, फसल अवशेष जला देने के बाद मिट्टी का क्षरण तेजी से होता है। चौथी चीज़ है कि मिट्टी का संरक्षण अगर हमको करना है तो फसल अवशेष को हमको बचा करके रखना होगा। और मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें जो मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जलाने से ये समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की हानियों को बताते हुए डॉक्टर पंकज कुमार ने फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जैसे फसल की कटाई के बाद रोटावेटर से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिला दें या खेत की गहरी जुताई कर दें। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। यदि हम इस फसल अवशेष का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं तो पहला काम, जैसे हम इससे मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी खड़ी फसल है और उनकी जड़ों के पास अगर हम फसल अवशेष को बिछा देते हैं तो जो मिट्टी से नमी का नुकसान होता है, उस नमी को हम संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद कंपोस्ट का एक अच्छा स्रोत है ये हमारा फसल अवशेष। चाहे हम अगर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट में केचुआ को खाने के लिए हम जैसे फसल अवशेष में वर्मी कंपोस्ट बनाने में अगर यूज करें तो इसके द्वारा बनाई गई वर्मी कंपोस्ट में करीब 3 से 5 गुना तक पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जा सकती है। साबौर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले में किसान को टिकाऊ खेती के बारे में बताया गया, जिसमें किसानों को खेती के साथ कृषि व्यवसाय करने की सलाह दी गई
और खेती में जैविक विधियों को अपनाने के बारे में बताया। आज इस तरह किसान अधिक उत्पादन की चाह में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो दिन दूर नहीं जब मिट्टी की उत्पादकता शक्ति बचेगी ही नहीं। इसलिए किसान मेले में उपस्थित डॉक्टर आशुतोष ने टिकाऊ खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी और इसके महत्व के बारे में बताया। टिकाऊ खेती एक परिपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जैव विविधता एवं जैविक क्रिया को बढ़ावा देते हैं और यह जलवायु को स्वस्थ बनाने के साथ ही साथ उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के उत्पादन में सहायक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि से इस प्रकार से फसल उगाना है कि हमारी मृदा, जल एवं वायु को प्रदूषित किए बगैर दीर्घकालीन एवं स्थिर उत्पादन लिया जा सके। टिकाऊ खेती के कई सोर्स हैं कि जैसे हम टिकाऊ खेती कर सकते हैं। पहला कि हम लोग क्या करें कि कम से कम जुताई करें। उसके बाद आ गया कि जैव उर्वरक का प्रयोग हम सीधे मृदा में भी करते हैं, जैसे मृदा में हमारे जीवाणु के जो लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाए। दूसरा चीज़ हम लोग प्लांट को भी ट्रीट करते हैं जैव उर्वरक से, जिससे कि प्लांट हमारा स्वस्थ बना रहे। जैसे हम लोग बच्चा पैदा होता है तो उसका हम लोग टीकाकरण करते हैं। आज बच्चा पैदा होता है, कम से कम कई टीकाकरण का हम लोग डॉक्टर लोग सजेशन देता है। इसी तरह हम लोग किसान बंधुओं को हम लोग कहते हैं कि उसका टीकाकरण कीजिए। टीकाकरण करने से क्या, अगर बीज स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन में उसको फायदा मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि जैविक प्रबंधन। दिन प्रतिदिन कीटनाशी का इतना उपयोग होता जा रहा है कि आने वाले समय में, वर्तमान समय में हम लोग के शरीर में भी इंसेक्टिसाइड का कुछ अंश जरूर है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक प्रबंधन पर यूज करें। किसान भाइयों, इस किसान मेले में किसानों को जैविक खेती के लाभों के बारे में बताया गया। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक और कार्बनिक खादों के प्रयोग करने पर जोर दिया और किसानों को वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक और इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। ये वर्मी कंपोस्ट इकाई है जिसकी महत्ता आज के दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं उनके प्रयोग से हमारी मिट्टी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। उसकी उर्वरा शक्ति खराब हो रही है, उसकी भौतिक दशा, रासायनिक दशा और जैविक दशा सभी में बहुत ज़्यादा कमी आई है और हमारी उत्पादकता भी दिन ब दिन घटती जा रही है। वर्मी कंपोस्ट है क्या? ये कुछ नहीं है, सिंपल जितने भी हमारे खेत में हमारे आसपास जो जैविक कचरा है, जो कार्बनिक कचरा है और गोबर के, गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, इन सभी को केंचुए की मदद से जो तैयार किया गया खाद है, यही वर्मी कंपोस्ट है। तो ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का तरीका ये है कि जो भी आपके खेत में जो कचरा है, घरेलू कचरा है, धान का भूसा है, पुआल है या साग सब्जी का जो अवशेष है या किसी तरह का जो जैविक कार्बनिक कचरा है, उन सभी को आपस में मिलाकर 20 से 25 दिन तक पहले सड़ाते हैं। डायरेक्ट इन कचरों को, गाय के गोबर को या कचरे को डायरेक्ट केंचुए के साथ नहीं मिलाया जाता है, उससे केंचुए के मरने की संभावना होती है। तो इसके लिए यह है कि 20-25 दिन तक इनको पहले एक साथ जमा करके अच्छे से ढक के, पुआल वाल से अच्छे से ढककर इनको सड़ाने के बाद ही केंचुए को डालना चाहिए। और इसके बाद जब केंचुए को अंदर डालकर जब केंचुआ डालते हैं तो ये वर्मी कंपोस्ट धीरे धीरे 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, इन विषयों से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने स्वच्छ पौध के लिए टमाटर का बिचड़ा डाला था, उनकी पौध अब रोपाई के लिए तैयार हो गई है। और हमारे जो किसान भाई ड्रिप विधि द्वारा टमाटर की तैयार की रोपाई करना चाहते हैं, तो उन्हें खेत की तैयारी से लेकर पौध रोपाई तक के कार्यों को सही तरीके से संपादित करना होगा। तो ड्रिप विधि द्वारा टमाटर की तैयार पौध की रोपाई किस तरह से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला रांची के प्रगतिशील कृषक बैजनाथ महतो। किसान बंधुओं,
आज मैं आपको टमाटर की 1 एकड़ खेत में टमाटर लगाने के लिए कितना बीज लगता है और कितना पौधा लगता है और 1 एकड़ खेती करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके संबंध में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। किसान बंधुओं, सबसे पहले बिचड़ा तैयार करना होता है और 1 एकड़ के लिए कम से कम 100 ग्राम बीज लगता है और 100 ग्राम बीज से लगभग 1 एकड़ ड्रिप से खेती करने में करीब 15,000 पौधा लगता है और 100 ग्राम बीज में 15 से 16,000 बिचड़ा भी तैयार हो जाता है और कम से कम 25 दिनों में टमाटर का बिचड़ा तैयार हो जाता है। टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि इसकी रोपाई के पहले खेत की तैयारी अच्छे प्रकार से की जाए, क्योंकि खेत की तैयारी में लापरवाही बरतने पर बीज और पौधे भले ही कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इनसे अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता। इसलिए खेत की तैयारी कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान बंधुओं, सबसे पहले खेत का गहरी जुताई 3 से 4 बार करनी पड़ती है। उसके बाद आपके पास जो भी सड़ी गड़ी गोबर है, गोबर का खाद कम से कम 1 एकड़ में 10 ट्रैक्टर गोबर का खाद का प्रयोग करते हैं और गोबर का खाद देने के बाद में उसमें रोटावेटर चलाते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसान पुरानी किस्मों की बुआई ही करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। इसलिए टमाटर की अधिक उत्पादन देने वाली किस्म का चयन करना चाहिए। अपने प्रदेश में वैशाली, रूपाली, पूसा संकर 1, पूसा सदाबहार, पंजाब छुहारा आदि किस्म अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान इन किस्मों में से किसी भी किस्म का चयन कर इसकी खेती कर सकते हैं। प्रत्येक फसल की भांति टमाटर की फसल में भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तभी आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आजकल किसान इन पोषक तत्वों की पूर्ति केवल रासायनिक उर्वरकों से करते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन तो जैसे तैसे मिल ही जाता है, पर इन रसायनों का दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए आप टमाटर की फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों को डालें, आइए जानते हैं। बेड बनाते हैं टमाटर लगाने के लिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लाइनिंग किया हुआ है और लाइनिंग में भी भौचा गड्ढा जो है सो 1-1 फीट में बनाया हुआ है, जिसमें केचुआ खाद प्रति एकड़ करीब 10 क्विंटल टमाटर की खेती में, ब्राउन गोल्ड 2 क्विंटल और नीम जी 5 से 10 केजी, ह्यूमिक गोल्ड 5 से 10 केजी और ह्यूमिक एसिड जिसको कि काला सोना के नाम से हम लोग जानते हैं 1 केजी। तो सभी का मिश्रण करके भौचा में दिया जाता है और साथ ही साथ सड़ा हुआ गोबर जो कि भुरभुरा हो भौचा में करीब 200 ग्राम करके जो है सो 1-1 भौचा जो है सो गोबर का खाद प्रयोग किया जाता है। खेत तैयारी और उर्वरकों के प्रयोग के बाद बात आती है पौधा रोपाई तकनीक की, जहां पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं। तो टमाटर की रोपाई कैसे करें और सिंचाई जल की बचत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए वो भी जानते हैं। आज रोपाई मेरा जो है सो टमाटर का चल रहा है। भौचा की दूरी और ड्रिप से ड्रिप की दूरी लेटरल में वो है 1 फीट में है, 30 सेंटीमीटर में लगा हुआ है और मेरा गड्ढा भी जो है सो 30 सेंटीमीटर में लगा हुआ है और मेरा ड्रिप से ड्रिप की दूरी लाइन टू लाइन की दूरी 4 फीट का है। आज ट्रांसप्लांट हो रहा है, इसके बाद ठीक 8 दिनों के बाद इसमें मेरा जो भी खरपतवार होगा उसका जो है सो प्रबंधन करना होगा, उसका निकाय गुड़ाई करना होगा, साथ ही साथ उसमें थोड़ा खुरपी जो है सो चलाना होगा और 1 सप्ताह के बाद इसमें ब्रांच निकलना शुरू होगा। ठीक उसी समय 1 स्प्रे फिर हमको मारना होगा टमाटर का पौधा में। तो हमेशा सप्ताह में अगर यदि 1 बार स्प्रे किया जाए तो पौधा में जो भी कीटाणु लगता है या जो भी फफूंदीनाशक का प्रकोप होता है उससे छुटकारा पूर्ण रूपेण जो है सो हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ड्रिप के माध्यम से बहुत अच्छा खेती टमाटर का किया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, किसी भी फसल की खेती में जुताई एक प्रमुख कार्य है, क्योंकि हम बुवाई से पहले अक्सर कल्टीवेटर से ही जुताई करते हैं। ऐसा बार बार करते रहने से खेत में नीचे एक कठोर सतह बन जाती है और उसका सीधा प्रभाव मृदा में वायु संचार एवं जल धारण क्षमता पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ ऐसे खेतों में कीट एवं बीमारियों का आश्रय भी बना रहता है। तो किसान भाइयों, इस समस्या से बचने के लिए क्या करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर CS खारे से। देखिए, ऐसा है कि अभी सारे जो धान की फसल हैं वो अभी हार्वेस्ट हो चुके हैं। जैसे आप इस फील्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे चना लगा हुआ था, ये फसल कट चुकी है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खरीफ फसल की तैयारी के लिए ग्रीष्मकालीन जो जुताई होती है वो कितना महत्व रखता है। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। तो किसान भाई सबसे पहले ये ध्यान दें कि जैसे आपकी खेत खाली हो गई है, तो खेत खाली होने के बाद यदि आपके पास MB प्लाऊ, मोल्ड ब्रोल्ड प्लाऊ जो है आपके पास व्यवस्था है या किसी किसान भाई के पास उपलब्ध है आसपास में, तो आप उनको ले लें और उसके बाद पहले मोल्ड ब्रोल्ड प्लाऊ से अच्छे से जुताई कर लें। इससे होता ये है ग्रीष्मकालीन जुताई करने से कि इसमें जो मृदा जनित जो रोग होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, उनके जो बीमारी के कीटाणु के जो कण होते हैं जो मिट्टी में हुई होते हैं, तो आप जो ग्रीष्मकालीन जुताई करेंगे तो उससे जो जुताई करने के बाद आपने खेत को खुला छोड़ दिया है। खुला छोड़ने के बाद क्या है, जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ी सीधी जो अभी जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसके वजह से इसको जो जीवाणु जनित रोग के जो कीटाणु होते हैं वो सभी मिट्टी के वो सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे में एक टी लगा हुआ है, टी आकार का एक खुटी लगा हुआ है। उससे क्या होता है, हम जैसे जुताई करें हैं, जुताई करने के बाद क्या होता है, इसके जो कीड़े निकलते हैं मिट्टी में, बहुत सारे कीड़े होते हैं, कीट व्याधियाँ होती है, वो जो कीड़े निकलते हैं तो उसमें क्या होता है, पक्षियाँ उसमें बैठ के उसको टपक करके खा जाते हैं। तो इससे क्या होती है कि बहुत सारे कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप जो है जितना अच्छे से जुताई करेंगे और जितना अच्छा सूरज की रोशनी पड़ेगी, उतना अच्छा आपकी मिट्टी जो है उपजाऊ के साथ साथ जीवाणु, बैक्टीरिया और बहुत सारे रोगों से ये बचा रहेगा। ये दूसरी आपकी फायदा जो बता रहा हूँ। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है। खरपतवार रूपी अवांछित पौधे कृषि फसलों के लिए सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। इनका नियंत्रण न करने पर ये पूरी फसल को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने पर 1 वर्षीय खरपतवारों के कंद एवं राइजोम मृदा के जड़ क्षेत्र से ऊपर आ जाते हैं, जो कड़ी धूप के प्रभाव से अपनी जीवन क्षमता को खो बैठते हैं और अगली फसल में खरपतवारों की समस्या से निजात मिल जाता है। ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे जो देख रहे हैं अभी यहाँ, ये तो चना का फील्ड है, तो इसमें के जो नाडुल्स होते हैं, जो चना में नाडुल्स जो नाइट्रोजन को संचय करता है, तो ये भी बराबर सभी मात्रा में पूरा खेत में फैल जाती है। तो नाइट्रोजन का जो संचीकरण होता है वो सभी खेत में समान मात्रा से फैल जाती है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के वायुमंडल में घटित होने के कारण यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु संचार बढ़ने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और यह सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। कि आप लोग जुताई करने के बाद इसको खाली छोड़ देंगे तो मिट्टी जो है बहुत ही भुरभुरी महीन हो जाती है और आगामी जैसे कि वर्षा होती है, जिसको ओले आने, इधर अपने भाषा में ओले आने बोलते हैं, तो ओल आ गया है तब अपन को जुताई करनी चाहिए कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बारिश हुई तो इतनी भुरभुरी रहेगी तो आप एक बार हल चलाएंगे, देसी हल भी यदि चलाते हैं इस कंडीशन में, तो भी आपकी जो खेत है अगली की फसल लेने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने पर मृदा की जल शोषित करने की क्षमता में वृद्धि होने से खेत में वर्षा के समय जल के प्रवाह की गति में कमी आती है। वर्षा होने पर जल सीधा भूमि की निचली संस्तरों में गति कर जाता है, जिससे जल के कारण होने वाले भूमि कटाव में कमी आती है तथा मृदा क्षरण पर नियंत्रण होता है।
हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है, जिला भागलपुर से अर्जुन सिंह जी, आप भेड़ की अच्छे ऊन देने वाली नस्ल पर जानकारी चाहते हैं। तो अर्जुन सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप मगरा भेड़ को देखें तो ये एक भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे अच्छी कारपेट ऊन की प्रोडक्शन के लिए मानी जाती है। इसकी जो ऊन होती है एकदम सफ़ेद होती है और चमकदार होती है। अगर हम इसके करैक्टर की बात करें तो अगर आप देखें तो उसकी आंखों के आसपास एक भूरा सा चश्मे टाइप का एक आकार होता है। चश्मा जैसे लगता है जैसे भेड़ ने चश्मा पहना हो, वो ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये एक मीडियम टाइप की, मध्यम कह सकते हैं कि इनका वजन लगभग 12 महीने पे 30 से 32 किलो तक जाता है और जो अडल्ट वजन है जो 45 किलो तक भी जाता है। ऊन का इसका प्रोडक्शन लगभग 2 से 2.25 किलो एक साल में होता है और हम इसकी 3 बार ऊन कतरन लेते हैं, एक बार मार्च में, एक बार जुलाई में, एक बार नवंबर में। ऐसे ही गांवों में भी ऐसे ऊन लेते हैं, जैसे वहाँ पे राखी, दिवाली, होली 3 सीज़न है जिसमें ऊन कतरन ली जाती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बीज उत्पादन हेतु लगाई गई सेम्युलता की फसल में जरूरी कार्य। नींबू के बागों से अधिक फलन लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndattabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010484599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।